चले चलो। तो कुछ डेवलपमेंट्स इस वीक जो रहे हैं, वापस से हम उसको एक बार रिव्यू करते हैं। पूरे हफ्ते में क्या डेवलपमेंट्स रहे हैं इस सितंबर के थर्ड वीक में, है ना। तो मोटा मोटा, क्योंकि अब आप पैराडाइम से जो है फेमिलियर हो चुके हैं, तो मुझे वो की इशू और की टर्म डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अब की टर्म्स वगैरह पे सर्च करना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि ये जो कंपाइलेशन है, अगर ये बढ़ जाएगा तो ये बर्डन क्रिएट कर देगा आपके ऊपर। तो उससे अच्छा है भी धीरे 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 एक चीज समेटते जाओ। डेली बेसिस पे 2 से 3 टर्म को, की टर्म्स को तलाश करो। आराम से आप वीक कवर कर लेंगे। तो एक न्यूज थी, अफ्रीकन यूनियन जो लास्ट वीक मैंने आपको बताया कि G20 ने ज्वाइन कर लिया है। तो की टर्म्स इसमें क्या रहेगी, एक अफ्रीकन यूनियन के बारे में आपको पूरा पढ़ना है ना। उसमें से कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो अफ्रीकन यूनियन की मेंबर्स नहीं है, उनका खास ध्यान रखना। कारण कि वो लिस्ट दे देगा, उसमें बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ अफ्रीकन यूनियन, और उसमें एक कंट्री होगी जो उसका मेंबर नहीं होगा। तो फिर ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप तैयार रहें। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो हुआ, ठीक है। फिर इसमें एक वन हेल्थ अप्रोच का नाम चला था। वन हेल्थ अप्रोच क्या है, इस टर्म को बहुत अच्छे से गौर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब टर्म्स में न्यू दिल्ली डिक्लेरेशंस के जो माइन्यूट्स हैं वो, और उससे भी ज्यादा मुझे लगता है कि वन हेल्थ अप्रोच। क्योंकि कल जब GS2 का पेपर मैंने भी देखा, और जो स्टूडेंट से मुझे फीडबैक मिला, तो मुझे बड़ा सुकून महसूस हुआ इस बात से कि जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं चीज़ों को, जिस तरह से हम टेस्ट सीरीज में हमने करीबन 4 पेपर, पॉलिटी गवर्नेंस के लिए सोशल जस्टिस का एक पेपर और एक फुल लेंथ टेस्ट, तो करीबन 5 से 6 पेपर हमने पूरे अटेम्प्ट किए। 6 पेपर का मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वी हैव डन 60 to 70 क्वेश्चन ऑलमोस्ट, ठीक है। तो 70 क्वेश्चन में से मोटा मोटा 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो यूपीएससी के पेपर में एज इट इज रिफ्लेक्शन में थे। मैंने 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पे आपको क्वेश्चन दिया, जुडिशियल इंडिपेंडेंस पे मैंने आपको क्वेश्चन दिया, और कितने ऐसे टॉपिक्स थे, PRI फंक्शन, फंड फंक्शंस, फंक्शनरीज, गवर्नेंस के कितने टॉपिक्स थे जो डायरेक्टली पेपर में कल रिफ्लेक्ट हुए। तो अगर आपको याद नहीं हो कि आपने क्या अटेम्प्ट किया और नहीं किया, तो वो जो टेस्ट पेपर्स हैं बस उसको सीधा ऐसे निकाल के एक बार देखना, और उसके बाद में यूपीएससी का पेपर देख लेना। आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो ये सेकेंडरी बात है, लेकिन आपको एटलीस्ट ये पता लग जाएगा कि अगर टेस्ट सीरीज अगर आप सिंसियरली अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आप 70-75 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाते हो, उसमें से 10 से 12 क्वेश्चंस होते हैं वो सीधा का सीधा यूपीएससी में एज इट इज आ जाते हैं। कुछ बच्चों ने मुझे ये तक बोला कि सर ये तो इतने हाथ से इतनी बार लिखा हुआ है ये क्वेश्चन, इतनी बार इसका इंट्रोडक्शन अंदर क्या लिखना है नहीं लिखना सब रटा हुआ था। सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस के एक दो क्वेश्चंस थे, हालांकि उसमें भी SCO मैंने पेपर में दिया था, नाटो मैंने आपको पेपर में दिया था, वॉरसो के बारे में मैंने आपको बताया था। एक आध क्वेश्चंस अगर छोड़ दिया जाए, तो उसके अलावा बाकी सारी ही टॉपिक्स जो थे वो टेस्ट सीरीज में, सिर्फ 5 पेपर्स, मैंने आपको पहले भी ये बात बोली थी कि आप बस थोड़े दिन वेट करो, यूपीएससी का पेपर आने दो, और उसके बाद में आपको पूरा सिलेबस नहीं देखना है। मेरे को, आपको ना मेरे नोट्स देख रहे हैं और ना ही आपको टेक्सचुअल मटेरियल देखना है, आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज के पेपर्स देखने हैं। और उसके बाद में आप कंपैरेटिव एनालिसिस करके देख लेना कि इसमें से कितना परसेंट पेपर रिफ्लेक्ट हो रहा है। टू माई प्रिडिक्शंस कम से कम 70 से 75% पेपर जो था वो सीधा सीधा रिफ्लेक्शन पे था। सिर्फ आपने टेस्ट सीरीज ठीक से अटेम्प्ट करी है, डिस्कशन किए हैं मेरे साथ में, और उन क्वेश्चंस को जाके अटेम्प्ट किया हुआ है, तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। 3 क्वेश्चन की तो लैंग्वेज भी सेम थी, एक वर्ड भी इधर उधर नहीं हिला हुआ था। और वो कुछ दिनों में वो डॉक्यूमेंट में जारी कर दूंगा। मैं खुद इस एनालिसिस में लगा हुआ हूँ कि कौन सा क्वेश्चन किस टेस्ट में रिफ्लेक्ट हुआ था। उसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस में क्या आपको डॉक्यूमेंट दे दूंगा, आप खुद देख लेना कि हमने क्या क्वेश्चंस किए और यूपीसी ने क्या क्वेश्चन पूछे। और अगर आपको वो रिफ्लेक्शंस दिख जाए, तो आप इतना सा समझ लीजिए कि आपको, जब आप सेल्फ प्रिपरेशन मोड में आ जाते हैं, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लिखना।
खुद को एग्जामिन करना, खुद को बार बार टेस्ट करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हो, किताबें उठा रहे हो, नोट्स बना रहे हो, कोई फायदा नहीं है उसका। जब तक आपकी रिकॉलिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, उस रिकॉल करने के प्रोसीजर को आप जब तक प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे लिख के, आप उसको रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, तब तक वो सारी प्रैक्टिस वर्थलेस है जो आप रीड या रिवाइज करने में लगा रहे हो। तो आप सिर्फ इतना सा देखो कि अगर पूरे जीएस में आपको मैंने सिर्फ इतना सा बोला कि आप सिर्फ 75 क्वेश्चन करके चले जाओ, 75 क्वेश्चंस, और नेक्स्ट टाइम से यही इस तरह से पैराडाइम टारगेट रहेंगे कि हर सब्जेक्ट के मोटा मोटा 75 to 80 क्वेश्चंस का एक सेट थीम मैं आपको दूंगा। आपको सिर्फ वो क्वेश्चंस को हर डेप्थ में, उन टॉपिक्स को हर पैरामीटर्स के कवर करना है, और उसके बाद में आप आराम से पेपर देके आओ। मेंस के लिए मैं आपको कॉन्फिडेंस देता हूं कि अगर आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो यू विल सेल थ्रू मेंस वेरी इजीली, बहुत आसानी से कर जाओगे। और GS2 का पेपर देख के तो मुझे, आई एम वेरी ग्लैड कि बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशंस क्वेश्चंस के रिफ्लेक्शंस हैं। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड रिपीट हो रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है अपने लिए कि हम बहुत अच्छे डायरेक्शन में, बहुत सही टारगेटेड वे में हम चल रहे हैं। अब जो लोग नहीं लिख रहे हैं उनके लिए नुकसान होगा, ठीक है। लिखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, गलतियां करते रहो। आज गलतियां कर लोगे, वहां गलती नहीं होगी, ठीक है ना। तो उसी डायरेक्शन में मूव करते हुए मैं आपको कहूंगा कि वन हेल्थ अप्रोच आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी यहाँ पे। इसी के बीच में, इसी न्यूज के में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का नाम आया था, है ना। तो आप एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी देखो कि क्यों होता है। बहुत जरूरी है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्यों होता है जानना, और इसके इंप्लीकेशंस क्या है। साइंस में कॉज और इफेक्ट ही चलता है। कोई डिजीज पढ़ रहे हो, कोई टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो साइंस हमेशा कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप पे चलती है। आप कॉज देखो और उसके इफेक्ट्स देखो। फिर यहां पे एक टाइप की कॉफी सर्व की गई थी, है ना, G20 की मीट्स में ही एक। अब वो स्पेसिफिक कहाँ की थी? अराकू वैली। अब आपको ये अराकू वैली देखना है कि अराकू वैली कहाँ है और अराकू वैली कॉफी की क्या खासियत है। क्योंकि इतने बड़े मीट में अगर हम कोई टाइप की साड़ी या कल्चर का कोई प्रोडक्ट या किसी रीजन की कोई स्पेसिफिक वैरायटी को हम फॉरेन डिग्निटरीज से इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसका मतलब उसमें कुछ खास है। तो वो खासियत के बारे में जान लो, क्योंकि G20 में जो भी सामने प्लेट में, प्लेटर में पेश किया गया, वो सब कुछ चीजें बहुत खास थी। और अगर वो उनके लिए खास है तो वो यूपीएससी के लिए भी खास है ना। तो हमको उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर एक ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ, ये WHO ने किया है। और मतलब डेप्थ ये है कि आपको सबसे पहले WHO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में आप पढ़ ही लेते हो। आपको जब ये पेपर में लिखा आ जाएगा, क्वेश्चन पेपर में, कि ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ, तो एक हो सकता है किसी और एजेंसी का नाम लिखा आ जाए, दूसरा WHO आ जाए, फिर एक IMF आ जाए, और एक और आ जाएगा जो बहुत क्लोजली डिजिटल से रिलेट करेगा, हेल्थ से नहीं भी हो तो आपको ट्रैप करता है वो इस तरह से। आपको ये इनिशिएटिव के बारे में पढ़ना है, और ये बहुत जरूरी ध्यान रखना है कि WHO का इनिशिएटिव है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लॉन्च की एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए, वहां पे एम सैंड न्यूज में था। अगर ये आंख के नीचे से मिस हो गया हो तो एम सैंड्स के बारे में जरूर पढ़ो। यूपीएससी की फेवरेट चीजों में से कुछ एनवायरमेंट है, और उस एनवायरमेंट में भी ऐसी पिक्यूलियर चीजें पूछेगा जो आपके न्यूज़पेपर्स में आके ऐसे निकल जाती है, ठीक है। अब क्रिप्टो के बारे में बात चल रही थी कि क्रिप्टो रिफॉर्म करना है, वहां पे एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड नाम की एक बॉडी है, उसके बारे में ये बार बार न्यूज में मेंशन हो रहा था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। तो आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूएंट देखो, कौन कौन होता है उसके अंदर में, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, क्या फंक्शंस हैं उसके, पावर्स कहां से डिराइव करता है। सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए अगेन एक रोड मैप है। अभी एक वो न्यूज है ना,
हमारे लिए काम का क्या है, जैसे गोवा का रोड मैप है, अब इसको हम एग्जाम्पल में यूज करेंगे, जहां टूरिज्म की बात चल रही है वहां पे हम इसको यूज करेंगे। फिर ट्रैवल फॉर लाइफ इनिशिएटिव है। ट्रैवल फॉर लाइफ क्या होता है, जिंदगी भर घूमते रहो? नहीं। ट्रैवल फॉर लाइफ के बारे में आप पढ़ो। अब आप ऐसी चीजों को जानोगे तो आपको महसूस होगा कि यार यही तो चीज होती है जो आपको पूछी जाती है एग्जाम में, और यही एग्जाम में जब पूछ लेते हैं तो हम बोलते हैं पेपर डिफिकल्ट आ गया। न्यूज़पेपर में डेली आ रहा है। अब इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक एमओयू साइन हुआ यूपीआई को लेके। तो आप सबसे पहले, पिछले वीक भी मैंने आपको बोला था, शायद 2 हफ्ते पहले में, मैं एनपीसीआई जरूर कवर करूं। ठीक है। इसके साथ में यूपीआई लाइट नाम की एक ऐप लॉन्च हुई है, एक यूपीआई लाइट एक्स लॉन्च हुई है। यूपीआई लाइट पहले हो चुकी है और यूपीआई लाइट एक्स अभी लॉन्च हुई है। दोनों के बीच का फर्क पता करो। यूपीआई लाइट एक्स में एनएफसी यूज हो रहा है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। एनएफसी जो टेक्नोलॉजी है जिसपे ये बेस्ड है, तो यूपीआई लाइट एक्स में क्या इंटरनेट की जरूरत है क्या? कितने अमाउंट का आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो मैक्सिमम? क्या वो कीपैड वाले जो फोन आते थे उससे यूपीआई लाइट चल सकता है क्या? अमाउंट कितना है उसमें? एनएफसी क्या होता है? तो आप एनएफसी के बारे में देखोगे इन चारों चीजों में। ऑल्सो अभी तक कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज है जहां पे यूपीआई एक्सेप्ट होने लग गया है? अभी रिसेंटली फ्रांस न्यूज में आया था, अब बांग्लादेश आ गया। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में बात चल रही है, कुछ एक में है और कुछ एक में नहीं है। अब आप जब भी एग्जाम दे रहे होंगे उस पीरियड के पहले आप ये देखो कि कहां कहां यूपीआई एक्सेप्ट हो रहा है ग्लोबली, इंडिया का। फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आपका न्यूज में रहा था, क्योंकि अभी वो सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन कर दिया है, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया गया होगा। ठीक है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स न्यूज में रहा है, पूरी डिटेल में करो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को। हाँ जी। ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, इसका मैंने आपको बकायदा यहाँ पे मैप शेयर किया है, क्योंकि ये वो मैप है जो एंशियंट टाइम्स में, जैसे यहाँ पे मुरीजी लिखा हुआ है, अब इसका नया नाम क्या है? ठीक है। अरिका मेडू लिखा हुआ है यहाँ पे, बारीगाजा लिखा है। तो ये जो अर्स्टवाइल नेम्स हैं इसके, या ये बोला जाए कि इस वक्त इन प्लेसेस का नया नाम क्या है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इस मैप को इसलिए मैंने आपसे यहाँ पे शेयर किया है। इस कॉरिडोर के मैपिंग में ये जो प्लेसेस आ रही हैं, इन प्लेसेस का नाम आप एक बार जरूर देखें। फिर ब्रेकिंग ऑफ क्लाइमेट रिकॉर्ड्स, सारी चरम सीमाएं तोड़ चुका है। जैसे अगर रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो हॉटेस्ट समर एवर रहा है ये हमारा। ठीक है। अब इसमें भी आपसे मंथ तो मुझे नहीं लगता पूछेगा, लेकिन जस्ट फॉर जनरल नॉलेज आपको पता होना चाहिए हॉटेस्ट मंथ इस समर सीजन में भी कौन सा था। जून था, मई था, या जुलाई था? फिर हाईएस्ट सी सरफेस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है हमने, और उसके साथ में लोएस्ट एंटार्क्टिक सी आइस एक्सटेंट, क्योंकि मेल्टिंग शुरू हो गई है। अब ये सब क्या दर्शा रहा है, आप इसको कहाँ यूज करोगे? ये की टर्म नहीं है, ये की टू नहीं है, ये बेसिकली सब्सटैंसिएशन का पार्ट है, जहां पे को एग्जाम्पल की तरह यूज कर सकते हो कि क्लाइमेट कितना चेंज हो रहा है, क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है। फिर एक बड़ाई बाजार नाम से एक इनिशिएटिव है, जो कि एल्डरली पीपल वेलफेयर इनिशिएटिव के, मतलब एल्डर्स जो हैं सोसाइटी में उनके वेलफेयर के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया है। ये आपकी एग्जाम्पल में फिर से यूज करेंगे। स्विफ्ट आपने बेसिक्स में कवर किया होगा, एक टिपिकल टाइप का कोड होता है जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में यूज किया जाता है। स्विफ्ट कोड कौन इशू करता है, उसको कैसे रेगुलेट किया जाता है, स्विफ्ट, ये जरूर पढ़े। हाँ जी। डीएसपी एक्ट आपको पता होगा, सेक्शन 6 जो था इस वक्त न्यूज में था, सेक्शन 6A डीएसपी एक्ट का, जो कि ये बोल रहा था कि रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होगी टिल 2003।
डीएसपी एक्ट का, जहां पे सीबीआई को कंसेंट लेना पड़ता था जॉइंट सेक्रेटरी या उससे अबव लेवल के ऑफिसर्स को इनिशियली इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी। 2018 में एक अमेंडमेंट आया जिसको रीइंस्टेट कर दिया गया, 2003 के अंदर में ओरिजिनल अमेंडमेंट आया था। 2014 में सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा कोई भी कंसेंट की जरूरत नहीं है। अभी फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इसको रीअसर्ट किया कि ये इन विच सेक्शन 6A ऑफ द डीएसपी एक्ट वाज हेल्ड एज, क्योंकि सेक्शन 6A में क्या था ये आपको जानना है, और डीएसपी एक्ट जिसमें सीबीआई अपनी पावर्स डिराइव करती है उसको जानो। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट। हाँ जी, मोरक्को अर्थक्वेक न्यूज में बेहतरीन तरीके से रहा। अब यहाँ पे सेंटर एपी सेंटर कहाँ रहा वो सब मैं प्लेसेस इन न्यूज में मैंने आपको नीचे दिया है। अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो कंसेप्ट में हम देखेंगे फॉल्ट्स कौन कौन सी होती हैं। बेसिक्स की बात है, हालांकि कौन सी ट्रांसफॉर्म और कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, तो किस तरह से वो शिफ्ट होती है इसकी पूरी लाइन देखोगे आप कहां से कहां जा रही है। पैसिफिक में अगर पैसिफिक से कौन सी निकलती है, कौन सी फॉल्ट है, यूरेशियन प्लेट में कौन सी फॉल्ट है, वो सब कुछ आपको उसमें देखना है। तो मोरक्को में अर्थक्वेक आने का रीजन क्या था, दो तीन रीजन थे, मोटा मोटा आप सिर्फ वो रीजंस को देख लें। पूछेंगे नहीं आपसे, मोरक्को तो आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन अर्थक्वेक के बारे में जरूर पूछ सकते हैं, तो आपको वहां पे टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स डिफाइन करनी है। ओके, देयर वाज सम न्यूज, लेकिन उसका कोई कंटेक्स्ट स्पेसिफिक नहीं था। लेकिन ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी उसमें, एक तो श्रेया सिंगल केस और आईटी एक्ट सेक्शन 66A, ये फिर से हाईलाइट रहा है। अगर श्रेया सिंगल केस आप पढ़ोगे और 66A पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि ये चीजें बहुत रैम्पेंट है हमारे देश में। आप इसके बारे में जरूर पढ़ें, श्रेया सिंगल केस और सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट। ठीक है, चंद्रबाबू नायडू, नुसरत जहां, इन दोनों को ही ईडी ने बड़ा जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन किया है। ईडी की फंक्शनिंग पे फिर से कुछ टाइम पहले ये जो अपोजिशन अलायंस बना है, इन्होंने रिक्वेस्ट भी करी थी सुप्रीम कोर्ट में जाके कि भाई ईडी की पावर को कर्ब कर दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको प्ली को रिजेक्ट कर दिया कि ईडी को पावर को कम क्यों करना है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग, बेसिकली ईडी क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और पीएमएलए की एग्जीक्यूशनरी बॉडी है, एग्जीक्यूट करती है इनकी पावर्स। पीएमएलए में जो भी ऑफेंसेस होते हैं या फेमा के अंदर में जो ऑफेंसेस होते हैं उसको एग्जीक्यूट करने का काम किसका है, ईडी का। तो इसमें फेमा और पीएमएलए इम्प्लिसिट है कि आपको करना है। तो ईडी जब आप करोगे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में एक बॉडी है, तब आप फेमा और पीएमएलए भी करोगे। इसमें पीएमएलए बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएमएलए के एक एक अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है जो रिसेंट ईयर्स में आए हैं, कुछ 5 साल में। अब यूसीसी अगेन वापस से न्यूज में रहा, ठीक है, तो इसके लिए जो नागालैंड असेंबली है, इन्होंने एक रेजोल्यूशन जो है पास कर दिया, बोले कि यूनिक हिस्ट्री है नागालैंड की, तो भाई इसमें यूसीसी एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। आर्टिकल 371, 370 तो हमारा हो गया। अब 371 बचा जहां पे हम स्पेशल स्टेटस देते हैं कुछ स्टेट्स को, वहां पे ये 371 कंटेक्स्ट क्यों आया, क्योंकि नागालैंड ने यूनिक हिस्ट्री को कोट करते हुए यूसीसी को रिजेक्ट किया। ठीक है, तो यूसीसी किस तरह से नहीं एप्लीकेबल हो पाएगा, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी, यूनिफॉर्म नहीं है वो। अगर आप यूनिकनेस की बात कर रहे हो तो आप यूनिफॉर्मिटी इंपोज नहीं कर सकते। एंड एवरीवन इन आवर कंट्री इज यूनिक, हम सब अलग हैं, और हमारे अगर ग्रुपिंग्स को भी देख लें तो वो भी एक यूनिक आइडेंटिटी, यूनिक कल्चर, यूनिक प्रैक्टिसेस के साथ में, है ना, वो सरवाइव कर रहे हैं। तो आप उसमें यूनिफॉर्मिटी इंपोज नहीं कर सकते। एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी भाई हमने चाइना के स्टील पे, तो
आपको पहले कवरेज बताया, स्टील के प्लांट्स आपको सारे कवर करने थे। अब आपको यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी देखनी है। इसमें मैं कुछ इकोनॉमिक्स की टर्म्स और इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। एंटी डंपिंग ड्यूटी में आपसे एक यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। इसके साथ में आप एफटीए कवर करेंगे, फ्री ट्रेड, सीपा सीसा भी कवर करेंगे आप इसमें, ठीक है। एमएफ, मोस्ट फेवर्ड नेशन, एमएफएन स्टेटस भी आप कवर करेंगे। इसके साथ साथ में प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जीएटीटी तो मुझे लगता है आपने पढ़ ही लिया है, जीएटीटी। तो ये जो सारी टर्म्स हैं, ये सब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं, पर आप इनको बेसिक्स को जरूर जानें। हाँ जी, जीआई टैग मिला है एक सेलम सागो को, तमिलनाडु से। ऑफ कोर्स सेलम कहाँ पे है? तमिलनाडु। सेलम में एक स्टील प्लांट भी है। राइस फिर से न्यूज में रहा। अब राइस कैसे कल्टीवेट होता है, कितना वाटर रिक्वायर्ड है, कौन से सॉइल में होता है, हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन है, एक्सपोर्ट किसका है, इंपोर्ट हम करते हैं क्या राइस का, प्रोड्यूसिंग एरियाज, राइस के बारे में सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। राइस इस वक्त बहुत हॉट है। नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स के लिए राइस आपका टॉप पे रहेगा। अगेन रबर। अब रबर कैसे बनता है? कोस्टल एरियाज में एक टिपिकल टाइप का प्लांट होता है, उसकी बार्क में से जो लिक्विड सिक्रेट होता है उसको प्रोसेस करके रबर बनाया जाता है, ठीक है। आप रबर के बारे में पढ़ेंगे, ये दोनों ज्योग्राफी से रिलेटेड है पूरा, ठीक है। अच्छा, राइस के लिए आप इकोनॉमिक डायमेंशंस भी कवर करें, राइस बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। राइस के लिए वैल्यू एडिशंस, मतलब फूड प्रोसेसिंग जो है इसका, राइस क्यों पर्टिकुलर रीजन में इतना अच्छा प्रॉस्पर कर रहा है और दूसरे रीजन में डिक्लाइन कर रहा है, तो इकोनॉमिक एंगल भी उसका कवर करें जीएस 3 के हिसाब से। और प्रीलिम्स के हिसाब से आप जीएस पेपर 1 में राइस को ज्योग्राफी की पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूरा देखें। फिर हम आते हैं ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस पे। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस पढ़ा था? बायोफ्यूल की, ये तो हमने शायद कवर कर लिया था, बट बायोफ्यूल की जनरेशंस हमने कवर करनी है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस पिछले से पिछले वीक ऑलमोस्ट हमने कर लिया है कवर, बट यहाँ पे जनरेशंस ऑफ बायोफ्यूल्स करना है। 4 जनरेशंस होती हैं बायोफ्यूल्स की, और इन चारों जनरेशंस के बारे में पढ़ना है कि कैसे बनता है बायोफ्यूल। फर्स्ट जनरेशन में क्या रॉ प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, सेकंड जनरेशन में कैसे होता है, थर्ड जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में, चारों जनरेशन के बारे में पढ़ो। एक और हॉट टर्म थी इथेनॉल, ये शायद दूसरी या तीसरी बार रिपीट हो रहा है। इथेनॉल, इथेनॉल और मीथेनॉल दो बहुत हॉट प्रोडक्ट्स हैं, जिसके केमिकल कॉम्पोजिशन से लेके प्रोडक्शन तक आपको पता होना चाहिए हर चीज के बारे में, कि कहाँ कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, कहाँ यूज हो रहा है, क्योंकि इथेनॉल ब्लेंडिंग हम बढ़ा रहे हैं अब धीरे धीरे। नाउ, यूएन साइबर क्राइम कन्वेंशन का ड्राफ्ट प्रिपेयर हो चुका है, तो अब यूएन क्या कर रहा है वो सब अलग चीज है। हमारे यहाँ पे कौन से ऐसे लॉज हैं जो डेटा प्राइवेसी को गवर्न करते हैं? प्रीलिम्स में सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा वो आपसे, और ये की इशू भी है, क्योंकि डेटा प्राइवेसी हमने पहले कवर कर लिया है, बट उन डेटा प्राइवेसी इश्यूज को जो लॉज गवर्न कर रहे हैं, उन लॉज के साथ में क्या फ्लॉज एसोसिएटेड है, राइट। तो आपको ये लॉज भी कवर करने हैं जो डेटा प्राइवेसी को गवर्न कर रहे हैं। नाउ देयर वाज 6/9 प्लैनेटरी बाउंड्रीज हैव बीन ब्रीच्ड, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या इश्यूज हैं, क्लाइमेट चेंज और प्लैनेटरी बाउंड्रीज। क्योंकि हम जो ये एक्सप्लोरेशंस के मिशंस वगैरह करते रहते हैं, इससे क्या होता है, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ, कोई नासा, कभी जक्सा, कभी इसरो, कोई ना कोई बाउंड्रीज ब्रीच कर रहा है। क्लाइमेट चेंज, बायोस्फीयर इंटेग्रिटी, ये कौन सी हैं 6 चीजें जो ब्रीच कर दी है हमने? जैसे क्लाइमेट चेंज, बायोस्फीयर इंटेग्रिटी ब्रेक कर दिए, लैंड सिस्टम के अंदर में चेंज हो चुका है, फ्रेश वाटर चेंज, बायो जियोकेमिकल फ्लोज एंड नोवल एंटिटीज। ये 6 चीजें हैं जो 9 में से हम जिसे बोलते हैं कि ये हमारे प्लानिट ने एक बाउंड्री सेट कर रखी है, कि
इन सब चीजों को हमको ब्रीच नहीं करना है। लेकिन आप देखो जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जितनी भी इनोवेशंस हम कर रहे हैं, इन सब चीजों के पीछे कॉस्ट है उसकी। डेवलपमेंट की एक कॉस्ट होती है जो आपको पे करनी पड़ती है। वो डेवलपमेंट की कॉस्ट इन 6 टर्म्स में ऑलरेडी पे कर चुके हैं हम लोग। अब आपसे अगर ये पूछेगा तो आपको बायोस्फीयर इंटीग्रिटी लगेगा, अरे नहीं यार हो सकता है नहीं हुई, अभी तो चल रहा है सब कुछ, मामला ठीक है। क्लाइमेट चेंज तो आपको पता है कि हाँ यार हो रहा है, लेकिन हो सकता है आप इसमें और इसमें कंफ्यूज हो जाए, या बायोजियो केमिकल फ्लोज में कंफ्यूज हो जाए। बट आउट ऑफ 9, 6 हैव बीन ऑलरेडी ब्रीच्ड एंड दीज आर द 6। 3 कौन सी हैं? स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीशन, एरोसोल लोडिंग एंड ओशियन एसिडिफिकेशन। ठीक है, तो 6 आउट ऑफ 9 प्लैनेटरी बाउंड्रीज हैव बीन ब्रीच्ड। ठीक है, अब आ जाओ, यूएनसीसीडी ने कोई डेटा रिलीज किया होगा। अब ये डेजर्टिफिकेशन से एसोसिएटेड जो न्यूज है, अब पहले तो आप ये यूएनसीसीडी पढ़ लो। ठीक है, डेजर्टिफिकेशन, अब आपको डेजर्टिफिकेशन की डेफिनेशन ये नहीं लिखनी है एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट। जो डेफिनेशन डेजर्ट की दी गई है, डेजर्टिफिकेशन की दी गई है डेजर्ट इस कन्वेंशन में, आपको वो पता होना चाहिए। इट इज नॉट द एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट जो जनरली बच्चे आंसर्स में लिखते हैं। देन देयर इज अ बॉर्न चैलेंज प्लेज। अभी बॉर्न चैलेंज प्लेज क्या है? बॉर्न चैलेंज तो पढ़ा हुआ है हमने एनवायरमेंट में, लेकिन बॉर्न चैलेंज प्लेज क्या है? ठीक है, देन डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस इन इंडिया। कहां कहां पे डेजर्टिफिकेशन, अगर आपसे डेजर्टिफिकेशन पूछा जाए तो आप सिर्फ राजस्थान में गुजरात में डेजर्ट ड्रॉ करके नहीं निकल सकते। डेजर्टिफिकेशन की जो प्रॉपर डेफिनेशन है उस हिसाब से अगर आप एटलस देखेंगे तो डेजर्टिफिकेशन इन रीजन से बाहर भी है। ठीक है, तो आपको ये एटलस भी देखना है कि कहां कहां पे हमारे डेजर्ट एक्सपैंड होते जा रहा है। लाइट पोल्यूशन, ठीक है, अब लाइट पोल्यूशन किस किस फॉर्म्स में होता है? अब ये लाइट पोल्यूशन एक कंसर्न हो गया है ना? जो हम एयर शोज करते हैं, एयर लाइटिंग शोज होते हैं, इससे साउंड हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, ये तो हमने पढ़ लिया। पर लाइट पोल्यूशन एक नया न्यूज में आ रहा है। अब उसके फॉर्म जरूर देख लो लाइट पोल्यूशन के। ऑफकोर्स जिस तरह से मोदी जी ने वेलकम किया है सऊदी प्रिंस का, तो सऊदी अरेबिया हमारे लिए वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है। मिडिल ईस्ट में लार्जेस्ट स्टेक होल्डर, या बोला जाए तो सबसे स्ट्रैटेजिक पार्टनर जो है किसी भी कंट्री के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो वो सऊदी ही है। तो सऊदी के साथ में आपको रिलेशंस कवर करने हैं। ये आपके आईआर का क्वेश्चन बनेगा जीएस2। जुडिशियल पेंडेंसी, जुडिशियल इंडिपेंडेंस पे इस बार यूपीएससी ने पूछ लिया। जुडिशियल पेंडेंसी मैंने आपको बोला था, जुडिशियल रेक्यूजल मैंने आपको बोला था, मैंने 6 टॉपिक मार्क कराए थे आपको जुडिशरी में, उसमें से एक जुडिशियल पेंडेंसी भी था। जुडिशियल इंडिपेंडेंस इस बार यूपीएससी ने पूछ भी लिया। नो, तमिलनाडु ट्रेन्स 3 वुमेन एज अ टेम्पल प्रीस्ट। पेट्रियार की एंड होती हुई दिख रही है कुछ हद तक, यहां पे की एग्जाम्पल है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, संस्कृत पढ़ाया जा रहा है उत्तराखंड के मदरसाज में, की एग्जाम्पल। आप यूनिटी और इंटेग्रिटी की बात कर रहे हो तो इस तरह के एग्जांपल्स आप कोट करो, आप देखो क्या जबरदस्त मार्क्स मिलेंगे। नाउ नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, इसको इस वक्त गुजरात में भी लॉन्च कर दिया गया है। अब आप देखो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन कौन सी है, क्या है ये, और सबसे पहला स्टेट कौन सा था जिसने ये अडॉप्ट किया। ये शायद 6th या 7th स्टेट है गुजरात, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट पहला स्टेट तो नहीं होगा। तो आप नेवा के बारे में पूरा पढ़ो और उसके बारे में फर्स्ट स्टेट कौन सा था जिसने इसको अडॉप्ट किया ये भी देखो। फिर आते हैं हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के ऊपर, ये भी कुछ न्यूज में चल रहा था। इसमें हमारे पास में एक मस्टर्ड की वैरायटी आई है जिसका नाम है DMH11। क्योंकि मस्टर्ड की वैरायटी थी इसीलिए एडिबल ऑयल्स के बारे में पढ़ना जरूरी हो गया। क्योंकि आप देखें कि यूपीएससी प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली सेंटर्ड होते हैं
कॉमन मेंस नॉलेज से, अगर वो फसाए के बारे में पूछता है कि यार इस प्रोडक्ट के ऊपर में क्या टैग्स लगे रहते हैं जिससे सिग्निफाई होता है कि ये वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, एडिबल है, नॉन एडिबल है, कैलोरीज लिखना क्या जरूरी होता है क्या इसके ऊपर, इंग्रेडिएंट्स लिखने क्या जरूरी होते हैं कि हर प्रोडक्ट के ऊपर, तो ये क्या है कॉमन मेंस या कॉमन सेंस नॉलेज है जो हर इंसान को होनी चाहिए। इसी तरीके से आपके खाने में डेली बेसिस पे तेल तो डलता ही है, तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी एडिबल्स ऑयल है उसकी क्या स्टेट है, कैसे बन रहा है, पॉइंट नंबर वन। हमारा प्रोडक्शन कैसा है उसमें, क्या पाम ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं या खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं सारा, क्या इंडोनेशिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पाम ऑयल का, सनफ्लावर ऑयल का क्या केस है, मस्टर्ड का क्या केस है, राइस ब्रांड का क्या केस है, कौन सा ऑयल ऐसा है जिसको हम सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं, क्या हम एडिबल ऑयल के एक्सपोर्टर भी हैं, कौन सा ऐसा ऑयल है जो बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट नॉन फ्रेंडली है, क्या वो राइस ब्रांड है, सनफ्लावर है या पाम ऑयल है, इन्वायरमेंट कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। तो ये सब चीजें आपको एडिबल ऑयल्स के बारे में पता होनी चाहिए क्योंकि ये आपकी डेली रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। फिर एंटी ट्रस्ट लॉज, ठीक है, गूगल के अगेंस्ट में यूएस ने जो एंटी ट्रस्ट लॉज की प्रोसीडिंग्स जो है शुरू कर दी है, लेकिन हमारे यहाँ पे एंटी ट्रस्ट के जो प्रोविजंस हैं वो कौन एग्जीक्यूट करता है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, और इसी के साथ में आता है हमारा कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002। बाहर कुछ हो रहा है, होने दो, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन अगर हमारी कंट्री पे है या उससे रिलेटेड कोई चीज हम अपनी कंट्री के बारे में पढ़ सकते हैं तो उसको पढ़ लेना चाहिए। फिर यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में, तमिलनाडु जो है उसने एक स्कीम लॉन्च करी है, इसका नाम जो भी है ना, प्रोनाउंसिएशन करके बेइज्जती नहीं करूंगा मैं इसकी, लेकिन ये आपके की एग्जाम्पल में यूबीआई के अंदर में यूज होगा, दैट इज यूनिवर्सल बेसिक इनकम। अगेन कैंपा, आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे कैंपा एक्ट के बारे में और कॉम्पनसेशनरी एफॉरेस्टेशन फंड के बारे में, कैसे पैसा आता है, किस कॉर्पस में आता है, वो कॉर्पस कैसे यूज हो सकता है, एफॉरेस्टेशन का पैसा डालना किस लिए, किन किन एंटिटीज को जरूरी है, किस मिनिस्ट्री का, कौन सी बॉडी है जो रेगुलेट करती है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है वो बॉडी, ये सब कैंपा के अंडर में आएगा। और अभी वो न्यूज में रहा है तो इसलिए आपके लिए ये दोनों ही चीज इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ठीक है, अभी ये न्यूज में था। अब सबसे पहले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्या होता है, दूसरी चीज ये जो की टर्म हो गई, अब आप ये जरूर देखिएगा क्या ये इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 115 के अंडर में आ रहा है क्या, बिकॉज इन सम ऑप्शंस यू विल बी गिवन दैट डिविडेंड क्योंकि कंपनीज देती हैं उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, तो आपको बोल दिया जाएगा ये कंपनीज एक्ट 2013 में कवर हो रहा है, but this is covered under section 115 of income tax act, dividend distribution tax। ऑपरेशन पोलो को 75 साल हो गए हैं, 25 75 50 100, मैंने आपको बताया था ये जैसे ही फिगर्स हिट करती हैं आपको पूरा फोकस डाल देना चाहिए। इस वक्त भी आपसे 356 से क्वेश्चन पूछा इस साल, मैंने आपको 352 और 356 दो ही चीज बोली थी कि रट के जाना। 352 नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगी है, और 356 ये भी डेटा मैंने आपको बोला था कि प्रेसिडेंट्स रूल का जो बार बार इम्प्लीकेशंस होता है या इमरजेंसी का जो मिसयूज होता है, इसका डेटा जरूर करके जाना, क्योंकि आर्टिकल नंबर 352 356 सीधा कोट करना है, पार्ट के साथ कोट करना और उसके बाद में इंस्टेंसेस कोट करना। मिसयूज ऑफ पावर आपको सारी पता है, पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत का सीधा सा क्वेश्चन आया, आई बिलीव टेस्ट नंबर 3 में ये मैंने क्वेश्चन दिया था, टेस्ट 3 या टेस्ट 2 में मैंने क्वेश्चन दिया था, ठीक है। इसी तरीके से ऑपरेशन पोलो, पीआईसी के अंदर हम ऑपरेशन पोलो पढ़ते हैं, ऑपरेशन पोलो क्या था, ठीक है, तो ऑपरेशन पोलो को 75 साल हो चुके हैं। हाँ भाई, ये मेडिकेन, ये एक जहां पे लीबिया के अंदर फ्लड्स आए उसके प्लेस का नाम क्या था, ये क्या था, यस। अब ये मेडिकेन क्या है, टाइफून्स का नाम सुना है, विली विली का नाम सुना है, ठीक है, तो मेडिकेन क्या है, एकदम से जो
स्ट्राइक किया है वो। एल नीनो और फूड सिक्योरिटी के बारे में एक छोटा सा आर्टिकल था कि एल नीनो से कैसे फूड सिक्योरिटी हमारी इंपैक्ट हुई है। इस साल रेन जो था डेफिसिट था, आप सबको पता है कि हम डेफिसिट मॉनसून में जिए हैं इस टेन्योर में। तो की इशू क्या है, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। देयर आर वेरियस फैक्टर्स, अगेन कल भी मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चर वाले में सेक्शन में, सेट चीजें हैं फूड सिक्योरिटी में। क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो गए, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हो गए, हिस्टोरिकल फैक्टर्स हो गए, क्रॉपिंग पैटर्न हो गया, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हो गई, लैक ऑफ मार्केटिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सब्सिडी इश्यूज हो गए, ये सब फूड सिक्योरिटी में इधर उधर मिला के कवर हो जाएगा। यहाँ पे बहुत अच्छी न्यूज आई थी, हिंदू की न्यूज है, इसमें एक टर्म यूज हुई थी ब्लू वाटर और ग्रीन वाटर। सर्च करके देखना ये दोनों चीजें क्या होती है, मजा आएगा देख के। क्योंकि जब ये दोनों टर्म्स आपको इंटरचेंज करके प्रीलिम्स के एग्जाम में स्टेटमेंट की फॉर्म में आ जाएगी, तो आप दोनों को नहीं पहचान पाओगे अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो। चलिए, तो ये थी वो प्लेसेस इन न्यूज, ये आपको लोकेट करनी है। ये आपको पीडीएफ जो है कम्युनिटी पे प्रोवाइड हो जाएगी, आप इन प्लेसेस को जरूर देखिए। ये फिर से मैंने आपको डरना यहाँ दे दिया। रोग चैनल गुजरात के अंदर न्यूज में था, ये वही रोग चैनल है जिसको किसने डिमार्केट किया था? अरे कौन था इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री ड्रॉ करने वाला? क्रिप्स? नहीं, या रेड क्लिफ? तो क्रिप्स कौन था? मिशन आया था। तो फिर कंफ्यूज क्यों हो जाते हो? इसकी हिस्ट्री अगर आप थोड़ी सी देखोगे तो ये जो रोग चैनल है ये बड़ा ही कॉन्फ्लिक्ट रीजन रहता है। रोग है, रोग मतलब क्या होता है? अ पर्सन टर्निंग डिसलॉयल टू हिज ओन ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे आर्मी पर्सनल्स बोलते हैं ही इज गॉन रोग, है ना? या फिर वो अपने प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट में चला गया, किसी ऑर्गेनाइजेशन से गद्दारी कर ली, ये रोग चैनल बोला जाता है। और किसी चीज का नाम रोग पड़ा है तो उसके पीछे की इतिहास बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप इसको देखना है कहाँ पे, गुजरात के ऊपर वाले पार्ट में थोड़ा सा वो जो रीजन है पानी में, वो डिमार्केट होता है रोग चैनल। ठीक है, ये वो न्यूज थी, प्लेसेस इन न्यूज थी जो आपको इस बार मैंने आपको बताया था। मोरक्को का जो एपिसेंटर रहा है वो अल हरूज रहा है। ठीक है, ये सब इसको प्लेस को लोकेट कर लेना। फिर आती है हमारे पास में स्कीम्स इन न्यूज। आयुष्मान भव, आयुष्मान आपके द्वार 3.0, आयुष्मान मेला, आयुष्मान विलेज, ये तीनों इनिशिएटिव्स थे। किसान क्रेडिट कार्ड, इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम, जल जीवन मिशन, पीएम मत्स्य संपदा योजना, ये पुरानी ही है, नया नहीं है, लेकिन न्यूज में आने लग गया है। स्कीम्स ऐसे कवर की जाती है, ऐसा नहीं कि पूरा पोथा डॉक्यूमेंट लेके बैठ गए लास्ट में और वो 200 पेज का डॉक्यूमेंट सारे पढ़ रहे हो। सिर्फ जो न्यूज में रहा है उतना उतना पढ़ लो, और आप देखोगे ये लगातार रिपीट होते हैं। केसीसी पिछली बार भी रिपीट हुआ है। बस कुछ 15-20 स्कीम्स आएंगी टोटल, न्यूज में 20-25 टोटल मान लो, तो उसको आप पढ़ लो। क्यों आप 250 स्कीम्स पढ़ रहे हो? नाउ अवार्ड्स, आचार्य विनोबा भावे अवार्ड, ठीक है, लेकिन आदमी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आचार्य विनोबा भावे किससे एसोसिएटेड थे, कौन से मूवमेंट से? भूदान का रामदान किसका था? स्पीशीज इन न्यूज, मिनिएचर नाइट फ्रॉग, छोटा सा, क्या होता है? फ्रॉग, मिनिएचर, इट्स द टाइनीस्ट फ्रॉग इन द कंट्री। अब ये कहाँ मिलता है, ये देखने वाली बात है। जैसे एक छोटा सा कोई एक मेरे फ्रेंड कोई था, तो उसने मुझे एक रेफरेंस दिया कि फॉरेन का कोई एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, वो इंडिया आया था एक म्यूजिक एल्बम बनाने। तो उसका रेफरेंस यही था, द वे ही टोल्ड द स्टोरी वाज दिस। तो बोला कि वो इतना अच्छा म्यूजिशियन है, ही ट्रैवल्ड टू समवेयर इन साउथ, और वो उस यूनिक फ्लावर्स के बीच में जाके उसने वो म्यूजिक बनाया जो सालों में एक बार उगता है, और उस
फ्लावर का वीडियो में आएगा, आप देखना ऐसे 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 है। तो मैं चुपचाप देखता रहा, बट उसको नहीं पता था कि वो नीलकुरिंजी है। मैंने उसको बोला बाबा इसका नाम नीलकुरिंजी है, आप कर लेना, नीलगिरीज में 12 साल में एक बार आता है। ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अगर आपको पता है तो आप किसी भी चीज को बड़े आसानी से डिसिफर कर देंगे। टाइनी फ्रॉग है, कहां मिलता है, इतना याद रखो। देन रेड फायर एंड्स। हाँ जी, ऑर्फन डिजीज या रेयर डिसीज कौन कौन सी होती है, इंपॉर्टेंट। नीपा वायरस न्यूज में था, लेकिन अब वायरस के साथ में क्या कवर करना है, डिफरेंस बिटवीन साइंस इसके पीछे की। क्योंकि नीपा वायरस आउटबर्स्ट कहां है इस वक्त, केरला। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू, फिर से न्यूज में रहा अफ्रीकन स्वाइन फ्लू। फिर लैंसेट कमीशन ऑन ट्यूबरकुलोसिस। अब लैंसेट के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि लैंसेट एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी है। टीबी हमने पिछले हफ्ते भी न्यूज में कवर किया हुआ है, डीजीजी न्यूज में। हाँ जी, ये हैं आपके कल्चर्स के की टर्म्स, ये कुछ पॉटरीज, ये छत्तीसगढ़ विंड फ्लूट, ठीक है। यहाँ पे अक्षरधाम टेम्पल, जहां पे पिंक स्टोन और व्हाइट मार्बल का एक कॉम्बिनेशन है, अक्षरधाम टेम्पल। यज्ञपुर स्टेपवेल, लार्जेस्ट स्टेपवेल इन इंडिया। इसको गूगल करके फोटो देखोगे तब याद रहेगा, कहाँ है ये तो वहीं से ही पता चल जाएगा। लेकिन लार्जेस्ट स्टेपवेल इन इंडिया, जयपुर में भी है एक स्टेपवेल, बावड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ पे। मैंने तुम्हें नहीं बोला। पश्मीना, पश्मीना शॉल्स क्यों फेमस होती है, बोलते हैं कि अगर आप इतना सा ऐसे होल करो फिंगर्स के बीच में, उसके बीच में से भी निकल जाती है। ये एक स्पेशल टाइप की किससे बनती है, इस गोट का नाम क्या है, ठीक है। इस बारे में पढ़ना है क्योंकि इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। टंकाई मेथड ऑफ शिप बिल्डिंग, पीआईबी की न्यूज थी ये, ठीक है। टंकाई मेथड आपने पढ़ रखा है, इसका दूसरा नाम क्या है, स्टिच्ड शिप बिल्डिंग मेथड। हाँ जी, तो लास्ट में हमारे पास में ये साइंस एंड टेक की न्यूज। प्रोबायोटिक्स, एंटीबायोटिक तो आपने ऊपर पढ़ लिया, प्रोबायोटिक भी आप पढ़ेंगे कि प्रोबायोटिक्स क्या होता है, दिस इज दीस आर द गुड बैक्टीरियाज। तो प्रोबायोटिक्स हमारी बॉडी को जरूरत होता है, जब हमको डायरिया हो जाता है तो डॉक्टर हमको क्या देता है, प्रोबायोटिक्स, बैक्टीरिया को रिस्टोर करने के लिए बॉडी में। और सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर क्लोनिंग टेक्निक, अब इसमें आपको सोमैटिक सेल के बारे में भी पढ़ना, याद रखना। यहां मैंने टेक्निक का नाम लिखा है क्लोनिंग टेक्निक का, लेकिन आपको सोमैटिक सेल के बारे में भी पढ़ लेना है, ठीक है ना। तो ये आपका मोटे तौर पे वीक 3 का रिव्यू रहा, ठीक है। आप की टर्म्स इस बार बहुत ज्यादा थी न्यूज में, तो की टर्म को थोड़ा सा फोकस करें। नेक्स्ट वीक सेम टाइम